नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों और मेरे प्रिय छात्रों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णमाला में हमने स्वर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, सारे पॉइंट उसके समझा दिए हैं और आज हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे और व्यंजन की एक क्लास हो चुकी है। इससे पहले हमने व्यंजनों की क्लास ले ली है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्लास को देख सकते हो। दोस्तों, जब तक इससे पहले की क्लास नहीं देखोगे तब तक ये व्यंजनों को आप समझने में दिक्कत आपको होगी। और अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने व्यंजनों का वर्गीकरण बताया था कल। तो व्यंजनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से हमने किया है। नंबर 1 उच्चारण के आधार पर, दूसरा प्राणत्व के आधार पर, तीसरा घोषत्व, नाद, गूंज, झंकार, ये सब एक ही चीज़ है, इस कंपन के आधार पर, और चौथा प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, चलिए तो अब हम इसका वर्गीकरण किस तरह से किया है एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने हेडिंग डाल लिया, आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। पहला हेडिंग डाल लिया उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 7 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर कितने कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। जो 7 भाग मैंने आपके सामने इस तरह से 1 से लेकर के 7 तक लिख दिए। पहला है कंठ व्यंजन, जो का वर्ग होता है क ख ग घ घ और ह। ठीक है, इसमें हा भी जोड़ा गया है। ठीक है, दूसरा है तालव्य, च छ ज झ य श, ये भी है तालव्य में। ठीक है, य और श भी है, इसको भी ध्यान रखना। कंठ में हा भी आता है, य श, इसमें तालव्य आता है। मूर्धन्य व्यंजन के अंदर ट ठ ड ढ ढ, यहाँ तक तो है ही है। इसके बाद में र और श, ये भी मूर्धन्य में है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये कुछ मैंने जोड़े हैं, वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है इनको। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए, अगला है हमारा दंत व्यंजन, त थ द ध न, यहाँ तक तो वो पावर्ग तवर्ग है, लेकिन यहाँ से ल स, ये भी दंते हैं। ला सा भी क्या है? दंते हैं। ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? ओष्ठ व्यंजन प फ भ भ म, ये ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, प वर्ग में आते हैं। नासिक व्यंजन, नासिक का मतलब होता है जो नाक से, जब हम स्वर को बोलते हैं तो हम नाक के द्वारा उसको उच्चारण करते हैं। जैसे ङ, य, ण, न, म, जब इनको उच्चारण करेंगे तो नाक से हवा निकलती है। ठीक है, दंत्योष्ठ, दांतों से भी और ओष्ठों से, दोनों से अगर किसी वर्ड का उच्चारण होता है तो वह है, वो उसको हम दंत ओष्ठ कहेंगे। वह यानी हमारे ओठ दांत को स्पर्श करते हैं तब इसको हम बोल पाएंगे। तो दंत्योष्ठ व्यंजन कौन सा है हमारा? तो दंत्योष्ठ व्यंजन है वह। आगे देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है हमारा नोट। न, ल, स, ये संस्कृत भाषा में वर्त्य व्यंजन थे। कौन सा? न, ल और स, ये कौन से व्यंजन थे? वर्त व्यंजन थे। हिंदी भाषा में आकर दंत हो गए। पहले ये वर्त व्यंजन थे, लेकिन हिंदी भाषा में दंत हो गए। परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछे तो विकल्प में अगर वर्त्य व दंत्य दोनों आए तो वर्त्य को ही चुने। ध्यान रखना कि न, ल और स, वर्त्य को ही पेपर में जवाब देना है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आता है, वैसे अब दंत हो गए, लेकिन पेपर में अगर आता है तो वर्त्य व्यंजन ही कहेंगे। ठीक है, ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप कभी कभी मैंने बता दिया कि ये तो दंत में शामिल कर लिया गया है, तो आप इस तरह से नहीं देखना। ये तीनों क्या है? वर्त्य व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे। अगला जो हमारा दूसरा भाग बताया था प्राणत्व के आधार पर, इसको देखेंगे। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्राणत्व के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। नंबर 1 अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्राण का अर्थ है वायु। प्राण का अर्थ क्या है? वायु। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे मुख से अक्षर को या व्यंजन को उच्चारण करते समय कम हवा निकले, कितनी निकले? कम। फेफड़ों से कम हवा निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है, तो वायु यानी हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कैसी होगी? कम होगी, तो उनको हम बोलेंगे अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम,
अब ये क्या चीज़ है, प्रथम तृतीय पंचम। तो देखो जैसे क ख ग घ ङ, तो प्रथम तृतीय और पंचम ये जो है वो हमारे अल्प प्राण में आते हैं। यानी जैसे हमने बोला क ख, ख में बल लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा बार निकल रही है, क में कम निकल रही है, ग घ ङ, प्रथम तृतीय पंचम यही हमारे अल्प प्राण होंगे। ऐसे ही चा में बताता हूँ, च छ ज झ य, तो प्रथम तृतीय पंचम ये हमारे अल्प प्राण होंगे। ध्यान रखना पहला, तीसरा और पांचवा ये जो हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये जितने भी हैं वही हमारे अल्प प्राण हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब देखते हैं दोस्तों अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या। तो इसमें अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये सामने लिखे हैं, य र ल व। ठीक है, व्यंजन कुल कितने व्यंजन इसमें, 15। अनुस्वार 1 और स्वर कितने हैं, 11। इनको मैंने डिटेल में बता दिया है। इसका टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 31। तो कह सकते हैं कि अल्प प्राण कितने हैं, हमारे अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 31 होती है। टोटल कितनी होती है, 31। अब इसमें एक एक पॉइंट करके देख लेते। पहले मैंने बताया था अंत्यस्थ व्यंजन, तो अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। य र ल हुआ, ये 4 आपने देख लिया अंत्यस्थ व्यंजन। दूसरे 15 मैंने व्यंजन बताए, क ग ng च ज य ट ड ण त द न प व म, ये कौन से हैं, ये प्रथम तृतीय और पंचम। ठीक है, जो प्रथम तृतीय पंचम वर्ण लिए गए हैं, तो यही 15 व्यंजन है। ठीक है, अब बात करें अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा होता है, अनुस्वार होता है अंग, ये अनुस्वार 1 है। और स्वर कितने होते हैं, 11। 11 स्वर कौन से होते हैं उनको मैं आगे बताता हूँ। चलिए, यहाँ पर जगह नहीं है बताने के लिए, आगे बताते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं। स्वर कितने हैं, 11। अ आ ए ई उ ऊ रे ए ओ ओ। तो इस प्रकार दोस्तों देखेंगे कि जो अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है, वो 31 है। 31 कैसे हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। 4 हमारे अंत्यस्थ व्यंजन हो गए, 15 हमारे व्यंजन हो गए, ठीक है, 1 अनुस्वार हो गया और 11 स्वर हो गए। इनको अब जोड़ोगे तो कितना बैठेंगे, 31। देख सकते हो, 11 1 12, 12 5 27 और 4 31। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अल्प प्राण ध्वनियाँ कितनी हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ, अल्प प्राण ध्वनियाँ कुल कितनी है, 31। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों महाप्राण ध्वनियाँ। महाप्राण ध्वनियों को देखेंगे, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी कहने का मतलब जो महाप्राण व्यंजन होते हैं उनसे ज़्यादा हवा निकलती है हमारे फेफड़े से। जैसे हमने बताया था, जैसे क ख ये दूसरा, ख ग तीसरा हो गया, घ चौथा, तो दूसरा और चौथा, तो दूसरा चौथा जो वर्ण होगा वही हमारे महाप्राण होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, है ना, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, यही मैं बता रहा था। द्वितीय जैसे क ख, है ना, जैसे मैं लिखूं क ख ग घ, तो ये दूसरा और चौथा ओ अंगा। तो ये पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण हो गया और दूसरा चौथा कौन सा हो गया, ये महाप्राण हो गया। तो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, ठीक है, तथा ऊष्म वर्ण, द्वितीय चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण। ठीक है, ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, ऊष्म वर्ण आपके होते हैं श श स ह, ये 4 व्यंजन जो हमारे वर्ण होते हैं वो ऊष्म वर्ण होते हैं। तो इस तरह से देखेंगे हम। अब ये कितने कितने होते हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे महाप्राण ध्वनियों की संख्या, ऊष्म वर्ण 4 होंगे और व्यंजन कितने होंगे, 10। ठीक, और विसर्ग 1, तो टोटल कितने होते हैं हमारे, 15। तो इसको भी मैंने डिटेल में समझाया, इसको आप देख सकते हो। ऊष्म वर्ण हमारे 4 हैं, श श स ह, विसर्ग 1 है, ये है जो है, और व्यंजन 10, ख घ छ झ ठ ड ढ थ ध फ भ।
इनमें इनको उच्चारण करते समय मुख से जो है, फेफड़ों से जो वायु है अपेक्षाकृत अधिक निकलती है, इसलिए इनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। टोटल कितने हो गए? 4 ये हो गए, 4 1 5 और 10 15, तो टोटल हमारे महाप्राण ध्वनियाँ 15 होती हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा तीसरा जो मैंने भाग बताया था दोस्तों, घोषत्व, नाद, गूंज, झंकार, कंपन के आधार पर। सब एक ही है, घोषित कह सकते हैं, नाद कह सकते हैं, गूंज, झंकार, कंपन, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे, घोषत्व, नाद, गूंज, झंकार, कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 अघोष और नंबर 2 घोष। घोष या सघोष एक ही बात है, ठीक है। तो अघोष और घोष, तो इस तरह से इसको 2 भागों में बांटा है और मैंने इनको 2 भागों में बिल्कुल अलग अलग समझाया है। तो देखते हैं हम। तो पहला भाग है हमारा अघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता? कंपन नहीं होता। अब कौन कौन से हैं देखेंगे। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण और स उसमें 3 हा को छोड़ करके अघोष है। अब प्रथम और द्वितीय कौन से? जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारे घोष होंगे और ये हमारे अघोष होंगे। अघोष पहला और दूसरा अघोष वर्ण होंगे। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो व्यंजन टोटल हमारे अघोष वर्ण कितने हैं? 10, ऊष्म वर्ण कितने हैं? 3। तो इस प्रकार हमारे टोटल कितने होते हैं? अघोष ध्वनियाँ 13 ध्वनियाँ होती हैं। तो दोस्तों व्यंजन की क्लास में हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर समझा देंगे। घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, मूल व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करा के चल रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेशन से लेकर के उदाहरण सहित कंप्लीट करा के चल रहा हूँ और संख्या भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो दोस्तों क्लास को देख करके बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, हंसते हंसते आप इस हिंदी को कवर कर लोगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तभी आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। और शुरू से क्लास देखोगे, नोट्स बना लोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, एक बार देखोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। और इसकी हमने जो वर्णमाला पर चैप्टर है, इसके हमने 220 क्वेश्चन करा दिए हैं प्रैक्टिस। इसे पढ़ने के बाद में हिंदी वर्णमाला का जो संपूर्ण विश्लेषण लेके चल रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद में अगर प्रैक्टिस सेट को देखते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक एक प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से हम हिंदी को पूरा कवर कराएंगे। तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। वीडियो को तो बहुत देखते हैं, क्लास तो बहुत देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब लोग कम कर रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें लगे कि हमारे कितने भाई हमारी क्लास को देख रहे हैं और उससे कुछ सीख रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत सीख जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।